بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز پروفیسر صاحبان، خواتین و حضرات، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منعقدہ اس سیمینار میں آپ کا تشریف لانے پر ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ سیمینار کی صدارت فرما رہے ہیں کالج کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں کالج کے وائس پرنسپل جناب ڈاکٹر عبدالجبار صاحب۔ تلاوت کلام پاک سے ہم آج کے سیمینار کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے حافظ معاذ الرحمان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے عبد المنان۔ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی
हाज़री का सब बार बार आप से है और मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी करते हुए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पर इजहार ख्याल के लिए तालबा अज़का अली। सुर्ख फूलों से जमीन कश्मीर की है सुर्ख फूलों से जमीन कश्मीर की है सुर्ख रू लाला बनके फूट निकला है शहीदों का लहू मार का इस खाक पे गुजरा है दारोगीर का लालजार इसको न समझो खेत है कश्मीर का सदर आली वकार ये जन्नत नजीर कश्मीर है यहाँ पर फूल खिलते हैं मैं देखती हूँ आसमानों पर शफक ने रंग बिखेरा है मंजर बदलता है मैं देखती हूँ मेरे कश्मीर को सैयादों ने घेरा है मेरा कश्मीर आज बहुत अकेला है मैं देखती हूँ कश्मीर पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं यहाँ की दरसगाहों को मक्तबगाहें बनाया जा रहा है सदर आली वकार मैं देखती हूँ कि मेरे सामने एक जनाजा है जनाजे के साथ लिपटी हुई उसकी माँ उसकी बहन उसकी बेटी उसकी बेटी लिपट लिपट कर जनाजे से रो रही है पुकार रही है कि या खुदा भेज कोई मसीहा या खुदा ये जनाजा कौन उठाएगा ये जनाजा कौन उठाएगा तो इन्हीं जुल्म की घटाओं से एक किरण फूटती है नौजवान सब्ज हिलाली परचम उठाए हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं क्योंकि है ये उनका ईमान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है बढ़ता है तो मिट जाता है खुदाए बरतर तेरी जमीन पर जमीन की खातिर ये जंग क्यों है खुदाए बरतर तेरी जमीन पर जमीन की खातिर ये जंग क्यों है हर एक फतह जफर के दामन पे होने इंसान का रंग क्यों है जमीन भी तेरी है हम भी तेरे ये मलकियत का सवाल क्या है ये कत्ल का रिवाज क्यों है ये जिस रस्मी जंगो जिदाल क्या है सदर आली वकार आज हम 21वीं सदी में जिंदा है दुनिया ने बड़ी तरक्की की है इंसान ने जिंदगी के हर मैदान में तरक्की की है तरक्की कश्मीर में भी हुई है देखिए जी हाँ वहाँ जुल्म और जबर के नए नए तरीके इजाद किए गए हैं अब वहाँ शेलिंग नहीं होती बल्कि बैलेट गन्स के इस्तेमाल से कश्मीरियों को मुकम्मल अंदर कर दिया जाता है मैं पूछती हूँ कब तक माएं अपने सपूत कटवाती रहेगी कब तक हवा की बेटियां अपनी इज्जतें गंवाती रहेगी कब तक आशियाने जलेंगे कब तक धर्म बिकेंगे कब तक खून बहेगा आखिर दरियाओं में कब तक आंधियां गुलहाए चमन तोड़ेंगी कब तक इस शाखे गुलिस्तां की रगें फूटेंगी कौंपलें अभी न फूटी तो कब फूटेंगी सदर आली वकार 73 साल कहने को ये 73 साल हैं कि हमने दूसरों से मदद की आस रखी लाखों अफराद शहीद करवाए जुल्म और सितम की चक्की में पिसे उसके बाद अब बहसियत है कौन हमें होश के नाखून लेने चाहिए हमें ये समझना होगा कि हमारी मदद को कोई मसीहा नहीं आने वाला जो करना है हमने खुद करना है अक़वाम मुत्तहिदा पर नजर रखने की बजाय हमें खुद को मुनज़्ज़म करना होगा क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो महज बड़ी ताकतों की एक लौंडी साबित हुई है जनाबे वाला हमें समझना होगा कौमें खुद ही अपनी आजादी अपनी इज्जत और अपने वकार की जंगें लड़ा करके
अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगी। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, समुंदर से कोई बादल हमें अब खींच लाना है। हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने साख्ताओं को उकाबों से लड़ाना है। अस्सलाम। ये शोला न दब जाए, ये आग न सो जाए, सामने मंजिल है ऐसा ना हो खो जाए, है वक्त यही यारों जो होता है हो जाए, कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम। फरहान हसन महबूबी तलवा की नुमाइंदगी के लिए तशरीफ लाते हैं। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल हनीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी कश्मीर बाकी है, जिसे कल मार कर समझे कि तुम के जीत ली बाजी, उसी गैरत के पैकर की अभी शमशीर बाकी है। वो जिसके हाथ की मेहंदी अधूरी रह गई कल शब, वो जिसके हाथ की मेहंदी अधूरी रह गई कल शब, न जाने किस का रांझा था ये किसकी हीर बाकी है। तुम्हें लगता है लिखी जा चुकी है बारूद से किस्मत, तुम्हें लगता था लिखी जा चुकी है बारूद से किस्मत, लहू से लिख रहे हैं हम अभी तहरीर बाकी है। कोई हिम्मत करे चुप तोड़ दे बढ़कर हिला डाले, कोई हिम्मत करे चुप तोड़ दे बढ़कर हिला डाले, ऐवान अदल में जो आखिरी जंजीर बाकी है। घरों में छुप के बैठी है मगर हिम्मत नहीं हारी, घरों में छुप के बैठी है मगर हिम्मत नहीं हारी, जो सर पे ओढ़ रखी है वो एक शमशीर बाकी है, जो सर पे ओढ़ रखी है वो एक शमशीर बाकी है। हाज़रीन महफिल और मेरे मोअज़्ज़िज़ साथी किराम, मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि मैं ये तकरीर कहूँ या वतनी अजीज़ के हर शख्स की आवाज़, मैं ये समझने से कासिर हूँ मैं इसको तकरीर कहूँ कि उस माँ की आवाज़ जिसके सामने उसके बेटे का सर उतार दिया गया, मैं इस तकरीर कहूँ या उस बहन की चीख जिसके सामने उसके भाई को उसके सामने मार दिया गया, मैं इसे तकरीर कहूँ या उस माँ की बेटे की आवाज़ जिसके सामने भारतीय दरिंदों ने उसकी माँ को नोच डाला। सदर अली वकार, आज हम बात कर रहे हैं उस वादी की कि जहाँ एक कंधे को उठाने के लिए कई कंधे दरकार होते हैं, जहाँ एक जनाजे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कई जनाजे दरकार होते हैं। जनाब अली वकार, ये वो वादी है कि जिसकी नदियों में तो ठंडा पानी बहता है मगर जिसकी सड़कों पर कश्मीरियों का खून बहता है। सदर अली वकार, मैं देखता हूँ कि जब स्कूल से फारिग बच्चे अपने घरों को जा रहे होते हैं तो मैं ये बात मेरे जहन में आती है कि क्या वहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं जो ये ख्याल अपने जहन में रखते हैं कि क्या हम भी कभी स्कूल जा पाएंगे, इस हसरत से अपने बस्ते को तकते हैं, अपनी बंद किताबों को देखते हैं और ये जहन में अपने ख्याल लाते हैं कि क्या हम भी कभी स्कूल जा पाएंगे। तो जनाब अली वकार, ये बात सिर्फ कश्मीरी बच्चों की नहीं, कश्मीरी माओं की नहीं, कश्मीरी बहनों की नहीं, हम सब की है कि क्या हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। जनाब अली वकार, अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर को करना चाहूँगा। हाथों में पत्थर लिए शहजादियाँ कश्मीर की, हाथों में पत्थर लिए शहजादियाँ कश्मीर की, निकली हैं ढूंढने आज़ादियाँ कश्मीर की। वस्सलाम, आपकी इस मौत पर बहुत शुक्रिया। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कॉलेज के कादरुल कलाम शायर जनाब प्रोफेसर रियाज कादरी मंजूम इज़हार फरमाने के लिए तशरीफ लाए। कश्मीर के हवाले से नज़्म। इस दुनिया में है तू ही तो फिरदौस की तस्वीर, है तू ही मेरे ख्वाब की जागती ताबीर, ए वादी कश्मीर। कायद ने तुझे देश की शहर के बताया, है तू ही मेरे देश की लिखी हुई तकदीर,
اے وادی کشمیر، جہاں مار کے شہداء نے تیرا بخت سنوارا، جہاں مار کے شہداء نے تیرا بخت سنوارا، خون ان کا تیرے ماتھے پہ ہر لمحہ ہے ذوقین، اے وادی کشمیر، یہ تیرا نصیبہ ہے، یہی حوصلہ تیرا، سینے پہ جو سہ لیتی ہے ظالم کا ہر ایک تیر، اے وادی کشمیر، غازی تجھے آزاد کرانے کو بڑے ہیں، اب سر بھی ہتھیلی پہ ہیں اور ہاتھ میں شمشیر، اے وادی کشمیر، شاعر نے تجھے جنت فردوس کہا ہے، کافر تجھے کس طرح سے کر پائے گا تسخیر، اے وادی کشمیر، شیروں میں ریاض آج بسے تیرے ہی جلوے، ہر مصرے میں ذوقیر فقط تیری ہی تنویر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ شعبہ تاریخ کے پروفیسر جناب وسیم محمود کشمیر کے بارے میں بھرپور گفتگو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز رفقائے کرام، شعبہ تاریخ کے حوالے سے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کشمیر کی تاریخ ہے میں مختصراً بیان کروں گا اور موجودہ حالات کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ہندوستان میں تاریخ نویسی کا رواج نہیں رہا۔ سب سے پہلے ہمیں جو یہاں پر تاریخ کی کتاب کا ذکر ملتا ہے وہ پنڈت کلہن کی کتاب تاریخ کشمیر ہے، جس میں نہ صرف کشمیر کی تاریخ کا ذکر ہے بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی تاریخ کا تذکرہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر جسے آج ہم کہتے ہیں، یہاں اسلام کی کرنیں 11ویں صدی میں پھوٹی اور سادات کی ایک جماعت سید علی ہمدانی کے ساتھ یہاں پر تشریف لائی، جنہوں نے کشمیر کے لوگوں میں اسلام کی اشاعت کی۔ ایک بڑی دلچسپ بات کہ ہندوستان کے دو اہم سیاسی لیڈروں کا تعلق، ان کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا، اور جب یہ کشمیری اسلام قبول کرتے تھے تو ان کے نام کے ساتھ شیخ لگتا تھا۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا آبائی وطن بھی کشمیر تھا اور علامہ اقبال کا آبائی وطن بھی کشمیر تھا۔ علامہ اقبال کی جو گود تھی یہ سپرو تھی اور پنڈت نہرو تو خود نہرو ان کی گود تھی۔ اسی طرح اگر آپ نے منٹو اور کچلو سنا ہو تو یہ بھی کشمیری پنڈتوں کی گوتیں ہیں۔ ہندوازم کا آغاز یہاں پر قبل از مسیح میں ہوا، اسلام کی کرنیں یہاں پر 11ویں صدی عیسوی میں پھوٹیں۔ مسلمانوں میں یہاں پر جس شخص نے سب سے اہم کام کیا، رواداری کا یہاں پیغام دیا، ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا، وہ کشمیر کے ایک سلطان زین العابدین تھے۔ اس گھرانے کے زوال کے بعد مغلوں میں جس شخص نے سب سے پہلے کشمیر کی طرف توجہ دی وہ جلال الدین محمد اکبر تھے، جنہوں نے 1586 میں کشمیر پر قبضہ کیا اور 1589 عیسوی میں وہ خود کشمیر تشریف لے گئے۔ اکبر کے بعد جو اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا تو وہ ہر سال گرمیاں کشمیر میں گزارا کرتا تھا۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ اس کی وفات بھی کشمیر کے ایک شہر راجوری میں ہوئی 1527 میں۔ بعد میں اس کو راجوری سے لاہور منتقل کیا گیا اور اس کی تدفین شاہدرہ میں لاہور میں ہوئی۔ مغلوں کا جیسے ہی زوال شروع ہوا تو کشمیر پر افغانوں کا قبضہ ہو گیا، جو تقریباً 75 سال تک اس پر قابض رہے۔ پنجاب کا پہلا اور ایک بڑا ہی اہم حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ جو تھے، انہوں نے کشمیر پر قبضہ کرنے کی کئی دفعہ کوشش کی، بالآخر 1819 میں وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے افغانوں کا اقتدار جموں کشمیر سے ختم کر دیا۔ یہیں پر ہمیں ان دو بھائیوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد کشمیر پر قبضہ کیا۔ یہ ان دونوں بھائیوں کا تعلق جموں سے تھا، ایک تھا دھیان سنگھ اور دوسرا تھا گلاب سنگھ۔ یہ دونوں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے درباری تھے، اس کے سپہ سالار تھے،
जैसे ही रंजीत सिंह ने आंखें बंद की, ये दरबारी साजिशों में मुलव्वस हो गए और इन्होंने रंजीत सिंह के बेटों को कत्ल करवाने में भी अहम किरदार अदा किया। 1845 पंजाब की और हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसा अहम साल है जब यहाँ पर फर्स्ट सिख वार, जिसे हमारी तारीख में फर्स्ट सिख वार कहा जाता है, भारतीय पंजाब की तारीख में फर्स्ट पंजाब वार के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिखों ने दरिया सतलुज के किनारे 3 लड़ाइयों में ईस्ट इंडिया कंपनी से शिकस्त खाई और 1846 में एक मुआहदा किया, मुआहदा अमृतसर। उसी मुआहदे के तहत ये जो मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये सिखों से ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंतकिल हो गया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर रही थी, उनको रुपयों की जरूरत थी, तो गुलाब सिंह डोगरा महाराजा रंजीत सिंह के दरबार से काफी रुपया हासिल कर चुका था, चोरी कर चुका था। तो उसने 75 लाख रुपए नानक शाही रुपए के इवज मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी से हथिया लिया और 1846 से लेकर 1947 तक ये जो डोगरे हिंदू डोगरे थे जिनका ताल्लुक जम्मू से था, ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के हुक्मरान रहे। इनमें गुलाब सिंह के बाद रणवीर सिंह, प्रताप सिंह और आखिरी जो इनका राजा था वो हरि सिंह था। अगर हम तहरीक पाकिस्तान का तज़किरा करें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल का कश्मीर से बड़ा दिली ताल्लुक था। 1930 में आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई, कश्मीरियों को तालीमी वज़ाइफ दिए गए। उनमें जिस तालिब इल्म ने अलीगढ़ से तालीम हासिल की वो शेख अब्दुल्ला थे। इनके साथ और भी कई तलबा थे जिन्होंने कश्मीर में तालीम फैलाने में और सियासी जद्दोजहद को बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया। 1931 में महाराजा के जुल्म सितम के खिलाफ कश्मीरियों ने जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में पहली दफ़ा श्रीनगर में कोई 27 के करीब मुसलमानों को शहीद कर दिया गया 1931 में। ये तहरीक पूरे कश्मीर में भी फैल गई और उसके असरात पंजाब पर भी फैले। और पंजाब में जिस सियासी जमात ने इस तहरीक को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया वो मजलिस एहरार इस्लाम थी, जिनके लीडर्स ने ना सिर्फ जम्मू में सियालकोट में कैंप लगाए बल्कि अपने कश्मीरी भाइयों की मदद भी की। बल्कि हमारे पंजाब के जो बेशुमार शहर हैं, अमृतसर से लेकर रावलपिंडी तक, इनमें आपको कश्मीर के असरात नजर आएंगे। जोग्राफियाई तौर पर, सकाफती तौर पर, मजहबी तौर पर हमारे इन कश्मीरियों के साथ अज़ल से रिश्ते रहे हैं। 1931 की तहरीक के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक गैलेंसी कमीशन बनाया, जिसके तहत कश्मीर में एक नीम खुद मुख्तार असम्बली की बुनियाद रखी गई। 1947 में जब पाकिस्तान और भारत के क़याम का फैसला हुआ, 3 जून 1947 के मंसूबे पर इत्तफाक राय हो गया, तो उसमें तय ये किया गया कि हिंदुस्तान की जो 562 के करीब देसी रियासतें हैं, इनको 3 हक दिए जा सकते हैं। एक तो ये पाकिस्तान या भारत किसी एक के साथ शामिल हो जाए, 2 ये खुद मुख्तार रहें, 3 ये कोई अपना ग्रुप बना लें। लेकिन अगर ये पाकिस्तान या भारत के साथ शामिल होंगी तो ये अपने मखसूस हालात और जोग्राफियाई पॉइंट ऑफ व्यू को भी मद्देनजर रखेंगे। भारत ने हम पर जुल्म ये किया कि भोपाल की रियासत, जूनागढ़ की रियासत और हैदराबाद दक्कन की रियासत, इन रियासतों के जो सरबराह थे, निज़ाम थे, नवाब थे, वो मुसलमान थे। लेकिन इन रियासतों में जो अक्सरियत थी अवाम की, वो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती थी। भारत ने हैदराबाद दक्कन पर 1948 में और जूनागढ़ की रियासत पर 1947 में ताकत के जोर पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अगर हम कश्मीर को देखें तो इसके जोग्राफियाई तौर पर 3 हिस्से थे, एक लद्दाख, दूसरा वादी कश्मीर, जिसका सबसे अहम जिक्र हमारे आज की इस दिन के हवाले से है, तीसरा जम्मू का इलाका। 1947 से पहले जम्मू में तकरीबन 60% मुसलमान थे, लद्दाख में बुद्ध मत की अक्सरियत थी, और अगर हम वादी कश्मीर का जिक्र करें तो यहाँ 98% मुसलमान थे। तो 1947 तक कश्मीर के महाराजा ने कोई फैसला नहीं किया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होगा या भारत के साथ शामिल होगा।
15 अगस्त 1947 को उसने भारत और पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। साथ ही उसने मुसलमानों से हथियार रखवाना शुरू कर दिए, मुसलमान जो सिपाही थे उनको गैर मुसल्ला कर दिया। यहीं पर पूंछ के इलाके से तकरीबन कोई 60,000 फौजी ऐसे थे जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बेरोजगार हो गए थे। वहां से एक तहरीक उठी महाराजा कश्मीर के खिलाफ, और वो तहरीक फैलती फैलती पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गई और उसके असरात गिलगित बल्तिस्तान तक भी चले गए। यहाँ आज का दिन इस हवाले से भी अहम है कि हमें उन शुहदा को भी खराज तहसीन पेश करना है। कुछ के नाम तो तारीख ने महफूज कर दिए हैं, कुछ के नाम ऐसे हैं जो गुमनाम हैं। आज का दिन मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान के हवाले से भी बड़ा अहम है, जिन्होंने 27 अगस्त 1947 को डोगरा फौज पर हमला करके 3 डोगरे फौजियों को कत्ल कर दिया था। आज का दिन नायक सैफ अली जंजुआ को खराज तहसीन पेश करने का भी दिन है, जिन्होंने सबसे पहले हलाले कश्मीर का एजाज़ हासिल किया, जो हमारे निशाने हैदर के बराबर है। आज का दिन उस पहले निशाने हैदर को खराज तहसीन पेश करने का भी दिन है, जिनका नाम कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद था, जिन्होंने 1948 में जामे शहादत नोश किया। आज का दिन कैप्टन जफर इकबाल को खराज तहसीन पेश करने का भी दिन है, जो भारत के साथ लड़ते हुए 1948 में शहीद हो गए थे। और उनके साथ कोई 2.25 लाख वो कश्मीरी भी शहीद हुए, जिन्होंने अपने वतन की आज़ादी के लिए भारत की फौज के साथ मुकाबला किया। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब कश्मीरी पूंछ के कश्मीरी, हमारे आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी महाराजा के खिलाफ जंग कर रहे थे, तो बहुत से कबाइलियों ने भी उनका साथ दिया। जब उनका दबाव बढ़ा और श्रीनगर इन मुजाहिदीन से, इन आज़ादी के मतवालों से कोई 35 मील के फासले पर रह गया, तो इस मौके पर महाराजा कश्मीर की मुलाकात उस वक्त के भारतीय एहलकार वीपी मेनन से हुई, जिन्होंने एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत भारत ने अपनी फौज श्रीनगर में उतार दी और यहाँ से पाकिस्तान और भारत के माबैन पहली जंग 1947 में शुरू हो गई। इस जंग के नतीजे में भारत वो मुल्क है जो कि सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर को ले गया, और सलामती कौंसिल की 2 करारदादें बड़ी अहम हैं। एक 13 अगस्त 1948 की, दूसरी 5 जनवरी 1949 की। इन दोनों करारदादों में 3 बातें कही गई हैं। एक, कश्मीर में गैर जानबदाराना इस्तिस्वाब राय करवाया जाए। 2, पाकिस्तान और भारत की फौजें कश्मीर से निकल जाएं। तीसरी चीज, कश्मीरियों को उनकी मर्जी का हक दिया जाए। बदकिस्मती से पिछले 73 साल से अक़वाम मुत्तहिदा इस पर अमल दरामद नहीं करवा सका। अक़वाम मुत्तहिदा का एक स्पेशल कमीशन है, जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान है, जो अपने मुबस्सरों को तैनात करता रहा है, जिसके कई नुमाइंदे आ चुके हैं, जिनमें अहम नाम एक एडमिरल चेस्टर निमी थे। 1949 में वो भी आए, उनके बाद कर्नल ग्राहम भी आए, लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका। हैरानी की बात यह है, भारत के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में पाकिस्तान आकर ये कहा था कि कश्मीर का मामला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाएगा, लेकिन भारत अपने ही उस वजीर आज़म के बयान पर कायम नहीं रह सका और 1956 में भारत ने कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया अपने आइन में आर्टिकल 370 के तहत। और मौजूद रफ़्तार और अजीज़ तलबा, हमसे भी बेशुमार गलतियाँ हुई हैं। एक गलती अक्टूबर नवंबर 1962 में हुई, जब चीन और भारत की जंग हो रही थी। कुदरतुल्लाह शहाब की किताब ये कहती है कि चीनी सफ़ीर ने हमें बहुत से इशारे दिए थे कि इस मौके पर आप भारत पर अटैक कर दें, आप कश्मीर हासिल कर सकते हैं। वहाँ अयूब खान चूँकि एक रवायती जर्नैल थे, उन पर बरतानिया और अमेरिका का दबाव था, तो उन्होंने वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। दूसरी जो हमसे गलती हुई वो 31 अगस्त और 1 सितंबर 1965 का वो ऑपरेशन था, जिसको हमारी तारीख में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया जाता है। इस ऑपरेशन को
हमारे 12th डिवीजन के GOC मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलक ने लॉन्च किया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये कहना है, बल्कि कहना था, कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अख्तर हुसैन मलक जैसा जुर्रतमंद जर्नैल आज तक पैदा नहीं किया। ये अख्तर हुसैन मलक थे जिनका हेडक्वार्टर खारियाँ था, जिन्होंने छंबर जौड़ियाँ पर हमला किया। और शुजा नवाज की किताब ये कहती है, ये इतना शरूर जनरल था, इतना शातिर जनरल था, इसने अयूब खान को भी ये नहीं बताया था कि जब मैं छंब जौड़ियाँ क्रॉस करके भारत में दाखिल हो जाऊंगा तो मेरा अगला टारगेट जम्मू होगा या श्रीनगर होगा। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि तारीख में लम्हे गलतियां करते हैं और सदियां सजा पाती हैं, तो 1 सितंबर को हाई कमान ने अख्तर हुसैन मलक को ये आर्डर दिया कि आप ये कमान जनरल याहिया खान के हवाले कर दें। इस कमान की तब्दीली में 48 घंटे लगे, जिसके नतीजे में हमारे दुश्मन ने 1965 में खुद को महफूज कर लिया। अख्तर हुसैन मलक ने, याहिया खान ने यहाँ तक कहा कि मैं आपके अंडर काम करूंगा, मुझे इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेने दें। लेकिन याहिया खान ने कहा कि जो आपको ऑर्डर दिया गया है आप उस पर अमल करें। अगर 65 में अख्तर हुसैन मलक से कमान ना ली जाती और उनको ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करने दिया जाता, तो वो सप्लाई लाइन जो 99 में हमने कारगिल के मौके पर तोड़ी थी, वो 65 में टूट जाती। और उस लाइन के टूटने से भारत की फौज श्रीनगर में मैसूर हो जाती और पाकिस्तान कश्मीर हासिल कर लेता। 65 की वार का एक बहुत बड़ा सबब ये है, भारत उस ऑपरेशन के दबाव को कम करने के लिए भारत ने 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात को लाहौर और दूसरी जगहों पर अटैक किया। तो एक ये जो गलती हमारी तारीख में हुई, हमारे ऑफिसर से हुई, बल्कि यहाँ तक हुआ कि जो ब्रिगेडियर अजमत सईद इस ऑपरेशन में साथ दे रहे थे अख्तर हुसैन मलक का, वो 2 दिन गायब हो गए। क्योंकि उनका ताल्लुक याहिया खान से था, तो उन्होंने अख्तर हुसैन मलक को जवाब नहीं दिया, जिसके नतीजे में भारत ने अपने डिफेंस को मजबूत किया और पाकिस्तान की फौजें जो हैं खटुआ और अखनूर पर कब्जा नहीं कर सकी। अगर हम वो कब्जा कर लेते तो कश्मीर 65 में हमारे पास होता। दूसरा एक और अहम मौका 71 की जो हमारी वार है, ये जिसे हम कारगिल कहते हैं, आप हैरान होंगे 71 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा था। 71 की वार में हमने ये खोया है और 71 से लेकर आज तक ये भारत के पास है। वक्ती तौर पर 99 में हमारे पास आया था। फिर 84 में सियाचिन पर भारत ने जब कब्जा किया तो उस वक्त के हमारे सदर से ये कहा गया, जी सियाचिन पर भारत ने कब्जा कर लिया है। तो उनका जवाब बड़ा मस्काखेज था, कहने लगे वहां तो घास भी नहीं उगती। तो एक दिल जले सहाफी ने कहा, घास तो आपके सर पे भी नहीं उगती। 1989 में कश्मीर में वो स्ट्रगल शुरू हुई जो आज तक जारी है, और ये जो 31 साल स्ट्रगल है, इसमें 1 लाख के करीब जो हैं लोग शहीद हो चुके हैं, हजारों नौजवान डिसअपीयर हो चुके हैं, सैकड़ों नौजवानों की जो आंखें हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं, हजारों खवातीन की अस्मत दरी हो चुकी है। दुख यूनाइटेड नेशंस पर कम है, अमेरिका के पे कम है, रूस पे कम है। सबसे ज्यादा दुख उस उम्मा पर है जिसके लिए पिछले 100 साल से हम कुर्बानियां दे रहे हैं, जिसके लिए हम तहरीक खिलाफत चलाते हैं। सबसे ज्यादा दुख इस वक्त उन अरब ममालिक पर है जो मुसलमानों की क़यादत के दावेदार हैं। ये जो गल्फ स्टेट्स हैं, इनका रवैया पिछले आप 2-3 साल से ऑब्जर्व कर लें। पहले तो होता था OIC की मीटिंग होती थी, वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के हवाले से एक करारदाद पास हो जाती थी। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क, माजरत के साथ अगर आप में से किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, तो सऊदी अरेबिया जो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, OIC का हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में है। वहाँ वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में कश्मीर पर बात नहीं करने दी जाती। और हमारी जो सऊदी अरेबिया के साथ पिछले कुछ अरसे से वो हालात में गर्मजोशी नहीं है, उसका ये सबब ये भी है कि कश्मीर के हवाले से जो सऊदी गवर्नमेंट है उनके अपने मुआशी मफादात हैं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में चाहे वो UAE है, चाहे कतर है, चाहे बहरीन है, चाहे सऊदी अरेबिया है, ये भारत के साथ अपने मफादात को मद्देनजर रखते हैं।
कश्मीरी मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, उनकी जो आंखें ज़ाया हो रही हैं, वो जो शहीद हो रहे हैं, और भारत ने जो वहाँ पर पिछले 550 दिन तक का जो लॉकडाउन किया हुआ है, ये भी तारीखी हवाले से याद रखिएगा। भारत ने 5 अगस्त 2019 को वहाँ पर ये उसको सूबे का दर्जा दे दिया, उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया है, और 5 अगस्त 1965 को ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था। मोदी ने ये जो 5 अगस्त की तारीख रखी है, उसका भी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। वो हमें याद दिलाना चाहते हैं कि आपने 5 अगस्त 1965 को हम पर अटैक किया था, और 5 अगस्त 1965 को हमने मकबूजा जम्मू कश्मीर को अपनी एक रियासत यानी सूबे का दर्जा दे दिया है। ज़रूरत इस अमर की है, हमारी अपोजिशन जमातें हैं या हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत पिछले जब से गवर्नमेंट में आई है 3 दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर को पेश कर चुकी है। 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे अंदाज में कश्मीर के मसले को प्रेजेंट किया था, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट और अपोजिशन जमातें आपस में लड़ेगी तो मुस्लिम उम्मा पर और दुनिया पर हमारा इमेज क्या जाएगा। आज का दिन उन कश्मीरियों को याद रखने का दिन है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिनके आज भी जनाजों पर पाकिस्तान का परचम पड़ा हुआ होता है। हमारे जज्बात जो मर्जी हों, लेकिन लाखों कश्मीरी जो हैं उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मेरी इन बातों का सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब वसीम महमूद, जो तारीख के औराक से गर्द हटा रहे थे और कश्मीर के बारे में हमें भरपूर इन्होंने आगाही फराहम की। मैं चाहूँगा कि भरपूर तालीम में हम ऐसे तारीख दानों का इस्तेमाल करें। सदारती खिताब के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम साहब से कि वो तशरीफ लाएं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद आलिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल कोलीग्स और अजीज तलबा, कश्मीर के हवाले से आज पाकिस्तान में ये दिन मनाया जाता है। मैंने कोई आज़ाद कश्मीर के 12 दफ़ा मैंने विज़िट किया आज़ाद कश्मीर को, और हर कोना कोना जो है कश्मीरी भी शायद इतना ना घूमे हों जितना मैंने कश्मीर को देखा है। ये जो कहा जाता है आज तारीख के हवाले से बहुत ही यानी रोशनी डाली गई ये कश्मीर पे। बार बार ये फिक्रा सुनने को मिलता है कश्मीर पाकिस्तान की शहरगाह है, और एक रवायती सा जुमला समझ के हम इसको आगे चले जाते हैं। एक्चुअल जो हम आगे जाएं ये वादी नीलम में या दूसरी साइड पे आप ये बाग की तरफ से जाएं तो ज़्यादा हाइट पे जो है ना, वो जो जम्मू वाला इलाका है ना, वो ज़्यादा बुलंदी पे और ज़्यादा खूबसूरत है। ये इधर आप दूसरी साइड पे कोटली या ये वाला जो मीरपुर है इस साइड से आए तो ये जिस तरह हमारे कोठवारी इलाके इस तरह का आ जाता है। शर्क इसलिए है कि पाकिस्तान जो है इसका जो कश्मीर के साथ है, मैं कहता हूँ कि जम्मू वालों के साथ 2 तरह के हमारे लिंक है। एक तो हमारा लिंक ये वाला है कि बीइंग मुस्लिम जब हम जुल्म देखते हैं, ज्यादती देखते हैं तो हमारे दिल धड़कने भी चाहिए और हमारे जज्बात जिस तरह आ जाए इस तरह होने भी चाहिए। और दूसरा लिंक वो वाला है कि जिसको हम शहर के हवाले से जानते हैं। आप ये तमाम दरियाओं का रुख देखें या इसका कोई आपने कभी मैप वगैरह देखा हो तो वो दरिया जिनके साथ ये हमारा मैदान जो दुनिया का बहुत मशहूर मैदान है, ये पंजाब या सिंध का, और हमारे मुल्क की सारी एग्रीकल्चर आपको पता है इसी पर डिपेंड करती है। इन तमाम दरियाओं का लिंक जाके जम्मू कश्मीर में बनता है। और ये पूरे कश्मीर में जो डेवलपमेंट का काम मैंने देखा है आंखों से, 2 जगह पे मैंने ये आटे की मिलें देखी हैं, 2 वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमारी मुजफ्फराबाद वाली यूनिवर्सिटी और इसके अलावा एक प्राइवेट है महिउद्दीन यूनिवर्सिटी, और तीसरा जो प्रोजेक्ट वहाँ पे मैंने देखा है ये नीलम जेलो प्रोजेक्ट है। अब ये तमाम दरिया जाके उधर जाते हैं तो हमारा पहले ये व्यू या आप लोगों में से बहुत सारों का होगा कि जी वो डैम बनाया, पानी रोक लिया तो कभी ना कभी तो पानी आगे आएगा ही पंजाब के अंदर। ये जदीद टेक्नोलॉजी के आपने शायद की विजिट भी किया वो प्रोजेक्ट, तो मैं भी हैरान रह गया देख के कि अब
इतने बुलंदो बाला पहाड़ों के अंदर वो चाइनी कंपनी जो कर रही है नीलम जलम, कि नीलम दरिया का पानी मुजफ्फराबाद से पीछे को 35 किलोमीटर उसको झेलम में डाला है, झेलम से आगे मुजफ्फराबाद फिर मरी रोड पे आके वो 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। यानी इतने बुलंदो बाला पहाड़ों के अंदर भी पानी सिर्फ रोकना नहीं बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बदलना आज पॉसिबल है। और ये जो आज आगे हालात नजर आ रहे हैं, आपने मुख्तलिफ ये पढ़े भी होंगे कि आगे जो सीन नजर आ रहा है आइंदा 15-20 सालों में, तो पंजाब को जो हमारे टेक्निकल लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएगी, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए वो पानी रोकेगा नहीं बल्कि पानी की डायरेक्शन भी चेंज होगी। और जब वो चेंज होगी तो हमारा जो मेजर 2 दरिया हमारे मंगला में ये जो नीलम आता है या पूंछ दूसरी साइड से आता है, इनका पानी जनाब पे पहले डैम बन चुके हैं 2-3 दरियाओं पे, तो उनका पहले से हक है सिंध ताश के तहत। तो ये तमाम का तमाम दरिया जो है खुश्क होते हुए नजर आ रहे हैं, और इनका मेन ओरिजिन है ही उधर। आगे जितने भी लिंक हैं, छोटे छोटे नाले हैं या इधर उधर से पहाड़ों में बारिश होती है पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन मेन जो है जम्मू से ही होकर गुजरते हैं। तो ये वो कश्मीर की जो पार्टीशन की गई है, ये कोई ऐसा नहीं होगी, ये बहुत ही प्लान के साथ उन्होंने के पाकिस्तान की शारक को पकड़ा हुआ है। इस तरह आप नीलम में जाके देखे कई जगह पे इतना करीब है वो लोग एक दूसरे से बातें भी करते हैं, तो आमने सामने खड़े होकर उनकी रिश्तेदारियां हैं। कोई उसमें जोग्राफिकल नहीं है कि इसमें कोई बाउंड्री होनी चाहिए थी, कोई ऐसा खिता नहीं है कि लगे कि वो दूसरा ये इधर वाला है। तमाम जगह पे एक ही वादी नजर आती है, और इसको दानिस्ता तौर पर प्लान के तहत 2 हिस्सों में तकसीम किया गया ताकि कभी ना कभी ये पानी के मामले में पाकिस्तान जो है मरहून मिन्नत ही रहे। मैंने कश्मीर में बहुत सारे लोगों के व्यू भी सुने हैं, वहाँ पे भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारी अपोजिशन जमातें हैं दूसरी हैं, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ नजरियात हैं। कोई लोग आज़ादी के हक में हैं, कोई पाकिस्तान के हामी हैं, लेकिन तमाम के तमाम वो जम्मू वाले कश्मीर के बारे में वही जज्बात रखते हैं जो हम रखते हैं कि इंडिया का वहाँ पे गासबाना कब्जा खत्म होना चाहिए, इंडिया जो वहाँ पे मुख्तलिफ तरीकों से मजालम कर रहा है वो बंद होने चाहिए। तो ये तमाम यहाँ पे कई जगह पे मैं सुबह भी आ रहा था, कल बल्कि एक जगह पे बात हुई तो तंजन भी की कहते हैं कि तकरीरों से, मैंने कहा कल कश्मीर का फंक्शन है, कॉलेज जाना है, तो इन तकरीरों से कश्मीर आज़ाद हो जाना है। इस तरह हम कई दफ़ा तकरीर करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, हमारे और जो बाइख्तियार लोग हैं वो कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे तकरीरों से आज़ाद नहीं होना, रैली से आज़ाद नहीं होना, लेकिन ये रैली या तकरीरों का या तकरीबात का मकसद ये वाला है कि इस मसले को इतना हाईलाइट कर दिया जाए ताकि तमाम दुनिया को पता चले कि ये वाकई डिस्प्यूटेड एरिया है और इंडिया वहाँ पे ये कुछ कर रहा है। बाकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि अब जितना भी आपने 73 ईयर का 74 का हवाला दिया है, मुख्तलिफ जगह पे मौके बने या कैसे हुआ, लेकिन आज मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे, कश्मीरियों को दे, पाकिस्तानियों को दे कि कभी हम इस काबिल हो जाएं कि पाकिस्तान या कश्मीरी उस कश्मीर को जो उनके कब्जे में है उसको आज़ाद करा सके। इसमें कोई डाउट नहीं, वहाँ पे मुस्लिम है, आबादी ज़्यादा मुस्लिम है, जोग्राफियाई लिहाज से इधर कश्मीर का वो हिस्सा है, चैन के साथ बॉन्ड है, पाकिस्तान के साथ उसका लिंक है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो सबसे ज़्यादा लॉस होगा आप समझ लें कि जो सीन या सिनेरियो मैं देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये पंजाब की एग्रीकल्चर, सिंध की एग्रीकल्चर, इसके लिए हमें लाले पड़ जाएंगे कि पानी कहाँ से लेके आना। दोबारा अल्लाह ताला करम करे इस कौम पे भी, कश्मीरियों पे भी करे, इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। ये जो तकरीबात के हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज ये सब कुछ किया। तो आप लोगों का भी यहाँ पर तशरीफ लाने का शुक्रिया। थैंक यू। सेमिनार के आखिर में शुहदाए कश्मीर और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ करवाने के लिए मैं प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब से मुल्तमिस हूँ।